So this is the last solvency. Last solvency ratio is your interest coverage ratio. This is being calculated by dividing PBIT with interest on long term borrowing. जब रेशियो का नाम ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो डेफिनेटली फॉर्मूला में इंटरेस्ट तो आएगा ना, और वो इंटरेस्ट हमारा डिनोमिनेटर बनेगा. एंड हाउ दैट इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड, दैट इज एन इंटरेस्ट ओवर द लोन एज वेल एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग. ठीक है, लोन अगर क्वेश्चन में दे रखा है, डिवेंचर अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो उसका इंटरेस्ट आपने खुद निकालना, राइट. एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीबीआईटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. आमतौर पे वो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स देगा, मेरे को उसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स खुद बनाना है. और ये पहली बार एक ऐसी रेशियो है जिसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा. ओनली 2 illustrations are there that are solved in your book. I will be picking the back exercise questions, right? Let's see the back exercise questions related to your ICR. So he has made 5 questions back exercise. I will be solving 65th. That seems to be comprehensive. 65th करते हैं पहले. 65th question, page number 4.109. So I have equity. Equity का फॉर्मूले में कोई लेना देना नहीं है भाई, राइट. इक्विटी ऐसे ही दे रखा है. 8% प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, 10% डिबेंचर. चलो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लो ना. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आई एम कैलकुलेटिंग. डिबेंचर्स आर ऑफ 50,000. 10% उसके ऊपर निकाला, so that comes to me 5,000. So interest on debentures I computed, that is what, 5,000. लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, उसकी परसेंटेज नहीं दे रखी, लेकिन खुद लिखा है नीचे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है, जो उसने इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है वो भी 5,000 है. तो कुल मिला के अभी इंटरेस्ट 10,000 हो गया. हमें क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. इट इज ऑब्वियस, इट इज आल्सो आफ्टर इंटरेस्ट. अगर आफ्टर टैक्स है तो डेफिनेटली इसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस हो चुका होगा, तभी टैक्स कैलकुलेट किया होगा. सो दैट ही इज गिविंग मी. क्वेश्चन फिर से आसान है क्योंकि टैक्स की अमाउंट उसने खुद दे रखी है. टैक्स की वो परसेंटेज देता तो मैं इसे 100 माइनस टैक्स से डिवाइड करती और 100 से मल्टीप्लाई करती. कई क्वेश्चन ऐसा भी उठाएंगे, लेकिन उसने टैक्स की अमाउंट खुद दे रखी है. सो लेट्स ऐड, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला में बिफोर टैक्स चाहिए, राइट. सो टैक्स आई विल बी एडिंग अप, दैट इज 9,000. देन इंटरेस्ट आई विल बी एडिंग अप, एड इंटरेस्ट. ये देखो बच्चों, इंटरेस्ट का टोटल किया 5 plus 5, that comes to me 10. 85 plus 9, 94. So it comes to you, that is profit before interest and tax, that comes to us, bolo, let me put it here, 94,000 divided by interest, that comes to me 10,000. Very high ratio, means खतरे की कोई बात नहीं है, डर की कोई बात नहीं है. जिन लेंडर्स ने हमें लोन दिया है, their interest is going to be covered. 9 गुना ज्यादा है आपका प्रॉफिट. If it will fall down 9 times or 8 times, even then the company is having a ability to pay your interest. Higher the ratio, better will be the solvency position of the concern. 64th देखिए students. See 64th question from the back exercise, very easy. It was very easy. So this whole data he can give you in the question and he can ask you to calculate it at MCQs में. He will be putting the options, right? So today you are appearing for your revision test 1 accountancy. Most probably at 1 o'clock I will be sharing the test on Google Forms with you. That will also set a criteria in front of you that how the paper will be set. All type of questions I am putting, that is assertion, reason, case study based and your simple MCQ, complex MCQ. ठीक है, वो टॉपिक आपको तैयार करने हैं. You will find you can say view that how the paper will be set by each teacher. So revision test जरूर attempt करना भाई. चलिए जी 64th पे आइए. Once again formula is, बोलो, profit before interest and tax, right? Profit before interest and tax divided by, बोलो, interest on long term borrowing. So let me write it LTB. चलिए जी, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट. बोलो क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स
I always write in bracket when it used to be a subjective paper. तो मैं बच्चों को बोलती थी given words लिखो because it is being given in the question. So that he is giving me 1,20,000. What I need to search now? कहीं पे मेरे को टैक्स पता चल जाए तो मैं ऐड कर दूं, कहीं पे मेरे को इंटरेस्ट पता चल जाए तो मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो ही इज गिविंग मी टैक्स की परसेंटेज 40 है. इट मींस कि ये जो अमाउंट आई है ये 40% डिडक्ट करके आई है. मेरे को टैक्स की अमाउंट निकालनी है. सी हाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग टैक्स में कैसे कैलकुलेट करूंगी. 1,20,000 है, इसमें से टैक्स माइनस हो चुका है, 40% टैक्स माइनस हो चुका है. इट मींस कि ये 100 माइनस 40 है. आपने टैक्स की अमाउंट निकालनी है, टैक्स से मल्टीप्लाई करो. सो व्हाट आई डिड हियर, मैंने 60 से डिवाइड किया और टैक्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया. दैट कम्स टू मी, जब 60 से डिवाइड होगा तो ये 20 बन जाएगा. 20 को 40 से 20 नहीं 2000 बनेगा, है ना. 2000 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स टू मी 80,000. कैलकुलेट करके देख लो. So tax I computed 80,000. Formula is in front of you. Profit after tax. कभी भी भूल के इसमें से इंटरेस्ट पहले ऐड मत करना, रिवर्स ऑर्डर चलेगा. ठीक है, जब टैक्स की कैलकुलेशन हुई थी तो पहले इंटरेस्ट माइनस हुआ था, बाद में टैक्स. अब रिवर्स करना है, पहले टैक्स ऐड करना है फिर इंटरेस्ट ऐड करना है. सो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आई एम टेकिंग एज अ न्यूमरेटर. 100 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना है और टैक्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है. So this comes to me 80,000. Now I have to add interest. Let's see interest how it is to be calculated. 15% debentures हैं. 1 लाख के ऊपर 15% कैलकुलेट किया तो 15,000. फिर लॉन्ग टर्म लोन भी है, कुछ गिरवी रख के आपने लोन लिया है which we call mortgage loan. 12% है भाई, 12% means 12,000. यहां तक आपका टोटल बना 2 लाख और इन दोनों को ऐड किया 27,000. 2,27,000. So 2,27,000 will be your, बोलो जी, न्यूमरेटर. 2,27,000 कैंसिल आपने करना है. मेरे को बताओ आंसर मैच होता है कि नहीं. इंटरेस्ट इज टू बी डिनोमिनेटर. सो इंटरेस्ट इन दिस केस इज 15 प्लस 12, 27,000. करो कैंसिल. 227 को 27 से डिवाइड करो. 227 डिवाइडेड बाय 27. Yes everyone, do it fast. Yes online students, check answer is matching or not. 8 पे जाता है 27 8 जा 56 5 16 16 5 21 बिल्कुल ठीक है. 8 पे ही जाएगा. ठीक, उसके बाद देखो 8.41. मेरे को लगता आ जाना 8.41 टाइम्स. अगेन नीड नॉट टू वरी. आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट, यू कैन सी इंटरेस्ट सिर्फ 27,000 है और प्रॉफिट बदले में 2,27,000 है. You can well imagine that you are in a position to pay your interest. Even profit down भी हो जाता है तो भी इंटरेस्ट क्यों डरने की जरूरत नहीं है. मींस लेंडर्स को डरने की जरूरत नहीं है. There is a big safety margin to them, right? Okay. Now see 63rd. Come at 63rd everyone. Read the question. बस 63rd ही मैंने करवाना है, पहले दो बहुत आसान है. 63rd पढ़ो. डायरेक्ट डाटा गिवन है. So this is profit before interest and tax divided by interest on long term borrowings, which we call LTB. So again he is giving me net profit after tax. Given net profit after tax. टैक्स कहीं मेरे को पता चल जाए तो मैं ऐड कर दूंगी. इंटरेस्ट कहीं मेरे को पता चल जाए तो मैं ऐड कर दूंगी. दिस इज व्हाट 7 लाख. टैक्स की परसेंटेज बच्चों 30% है. चलो टैक्स कैलकुलेट करवाओ समय. टैक्स की परसेंटेज 30% है. टैक्स निकालने का फॉर्मूला बोलो. फॉर्मूला बोलो, मेरे को नहीं ऐसे पता. बिल्कुल ठीक, 7 लाख. बिल्कुल ठीक. नीचे 100 by 30 means 70 into what 30. So that comes to me 3 lakh. 3 lakh will be the tax. Done girls. 3 lakh is the tax. Tax add करो. इंटरेस्ट कहीं मिल रहा है आपको. ये 6% डिबेंचर्स हैं. 20 लाख के डिबेंचर्स हैं. 6% उसके ऊपर इंटरेस्ट है 1,20,000. So that comes to me 11,20,000. Numerator I got 11,20,000 divided by 1,20,000. You can cancel it and you can have the answer. Done.
11,20,000 is your numerator and 1,20,000 is your denominator. You will arrive at the same answer. That will be 9.33 times. Again, solvency position is very good. No need to worry. So this ICR is always being calculated from the viewpoint of the lenders. They are always interested whether the concern is earning that much profit so that it can cover our interest. So higher the ratio, better will be the solvency position of the concern. Very, very important ratios. That is the third category of the ratios we are going to pick today, which we call efficiency ratios, turnover ratios, performance ratios. एक चौथा नाम भी था? Yes, activity ratios. I will justify why these ratios are being named as 4 different names have been given to this category. So third category of the ratio is third category. Third main category is, or under this we will be finding again 4 subcategories. So these ratios we call activity ratios. How active the concern is. ठीक है? Efficiency, how efficient the concern is. Performance, what is the performance level of the concern is. Or we call it turnover. Turnover word is related to sale by. So in maximum ratios, you will be finding denominator as turnover. No. Turnover का मतलब क्या है? Hereby turnover means the frequency with which the things are being changed. Turnover का मतलब क्या है? वैसे turnover का मतलब sale है. But hereby the turnover means speed. कितनी speed से आप अपनी activities को perform करते हैं, कितनी speed से आप अपने business को run करते हैं, with what frequency you are running your business. So that's why it is named as turnover ratios. Right? इसमें सबसे पहली है, मीनिंग करवाती हूँ बुक में से जो पढ़ना है, और नाम देख लीजिए पहले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इस क्लास में स्टॉक को स्टॉक नहीं कहेंगे हम कभी भी. वी विल ऑलवेज बी कॉलिंग स्टॉक एज इन्वेंट्री. आज से 4-5 साल पहले इस रेशियो का नाम स्टॉक टर्नओवर रेशियो हुआ करता था, बट नाउ द टर्मिनोलॉजी हैज बीन चेंज्ड एंड वी कॉल इट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. हर रेशियो के साथ हम वर्ड टर्नओवर लगाएंगे. As these ratios are being named as turnover ratio, turnover is from T, and answer of all these ratios will come in times. That is, time is also from T. All the turnover ratio starts from T. Turnover है, starts नहीं, turnover word we use. Turnover T से है, इसी तरह से times T से है, याद रखना. These are never being expressed in pure form. These all are answered always in times, right? Inventory turnover ratio. And its abbreviation, I will always be calling it ITR. Done. Then second we have trade receivable turnover ratio. So ये रेशियो हमें बताएगी साल में कितनी स्पीड से आप अपनी इन्वेंट्री को बेचते हैं. With what speed you convert your inventory into sale. How frequently you are turning your inventory into sale. That's why turnover है. Turning. Turning means changing. Higher the ratio, better it will be, or lower the ratio, better it will be. Higher. किसी कंपनी का ITR 5 times है, मींस साल में 5 बार वो इन्वेंट्री खरीद के लेके आते हैं और बिक जाती है. और किसी का 2 times है, 2 times मींस 6 महीने लग जाते हैं इन्वेंट्री को बेचने में. पहली बिकती है और फिर नई इन्वेंट्री लेके आते हैं, वो बिकती है, 6 महीने लग जाते हैं. So lower the ratio, less will be the efficiency of the concern. ठीक है, higher the ratio, better it will be. I will be reading from the book as well. So second ratio we call trade receivable. ITR की बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, 8-10 एग्जांपल्स डालेगा बिकॉज अगेन इट इज इंपॉर्टेंट. बाकियों की 1-1, 2-2 है. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. ये रेशियो हमें ये बताएगी विद व्हाट स्पीड यू आर कलेक्टिंग द मनी फ्रॉम योर डेटर्स एंड फ्रॉम योर बीआर. विद व्हाट स्पीड, विद व्हाट एफिशिएंसी, कितनी जल्दी जल्दी आप अपने डेटर्स और बीआर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं. So trade receivable turnover ratio, I will be calling it most of the time TR. पहली T का मतलब trade, R का मतलब receivable, फिर T का मतलब turnover, R का मतलब ratio, TR. अब trade receivable का opposite बोलो क्या होता है? Payable. तो अगली रेशियो का नाम भी यही है, trade payable turnover ratio.
So this ratio will be telling us with what speed you are paying the amount to your BP and to your creditor. तो कभी भी डिले मत करना अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में, उनको टाइम पे पेमेंट कर देना, ठीक है? That will be maintaining your name and fame in the market. You should not make excuses while making the payment to your creditor. जितना टाइम उन्होंने दिया है, अगर हो सकता है तो आप टाइम से पहले पेमेंट करो, so that you can have a good goodwill in the market. अगर कहीं डिले पेमेंट करोगे तो आगे से कभी भी कोई आपको उधार पे सामान बेचेगा नहीं. So this ratio going to tell us your efficiency in making the payment to your creditors as well as to your bills payable. That is trade payable turnover ratio. Abbreviation bolo, TPTR. Done. Last but not the least, under this category, we call working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio. With what speed and with what efficiency you are utilizing your working capital. कितनी efficiency से आप अपनी working capital को use करते हैं, means आप उसे waste नहीं करते. Higher the ratio, better will be the efficiency of the concern. So turn wise we will be doing their formula, but before that I just want to see what he wrote under the heading, main heading, that is turnover ratio. How he has defined turnover ratios in your book. Yes, activity ratios, page number 4.41, after illustration number 65. ICR की illustrations आपने खुद देखनी है, दोनों मैंने बोला है आपको. Activity ratios also named as, बोलो, performance और turnover ratio, मैं तो even efficiency ratio भी कहती हूँ, ठीक है? These are also named as efficiency ratio. Why? Because they measure how well the resources have been used by the enterprise. ये resource है, इन्वेंट्री आप खुद खरीद के लेके आए हो, वेस्ट कम से कम होनी चाहिए, ठीक है? जल्दी से जल्दी अगर बिक जाती है तो आउट ऑफ डेट नहीं होगी, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी, कभी डिस्कार्ड नहीं होगी. सो सारी रेशियोज आपको ये बताती हैं कितनी एफिशिएंसी से आप अपने रिसोर्सेज को क्या करते हैं, यूज करते हैं. इन अदर वर्ड्स, दिस रेशियो मेजर्स द इफेक्टिवनेस or efficiency with which the enterprises uses its available resources, means optimum utilization of resources are being checked under these ratios. The result is expressed in, underline करो, times. मैंने भी बोल दिया, सारी ratios का आंसर हमेशा किस में होगा, times में होगा. These ratios are calculated on the basis of, सारी ratios में कहीं ना कहीं आप यूज करोगे या तो cost of revenue from operation. It's not a new term for you. जिस चीज को +1 क्लास में COGS कहते थे, उसी को इस क्लास में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहना. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ COGS और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COGS? तो आता है ना आपको फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, नाम चेंज हो गया बस. बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो जिस चीज को +1 क्लास में COGS कहते थे, उसी को इस क्लास में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहना है. या तो हम COGS को बेस बना के रेशियोज निकालेंगे सारी की सारी, या सेल्स को बेस बना के. तो सेल्स, इस क्लास में सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं भाई. So only the terminology gets changed. Rest of the things you are already familiar with. और सेल्स भी कौन सी लेनी है, नेट सेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट सेल? सेल्स में से रिटर्न माइनस करके, सेल्स से रिटर्न माइनस करके. सो दीज टू टर्म्स यू शुड रिटेन, रादर यू शुड क्रैम हियर. फॉर्मूला बनाया ही नहीं अभी मैंने. COGS का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. डन. फॉर्मूला ऑफ COGS रिपीट भी करेंगे यहां पे. सो हियर ऑल द रेशियोज आर बीइंग कैलकुलेटेड हियर. हायर आई टर्नओवर रेशियो, सारी रेशियोज जितनी ज्यादा ये हाई होंगी उतनी एफिशिएंसी ज्यादा मानी जाएगी, बेटर यूज ऑफ द कैपिटल और रिसोर्सेज माना जाएगा, विच इन टर्न मींस बेटर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. अगर हाई टर्नओवर रेशियोज आती हैं तो आगे जाके मैंने फोर्थ कैटेगरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही करनी है. मींस इफ यू आर एफिशिएंट एनफ, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल. ठीक है, तो दिस लाइन यू हैव टू अंडरलाइन. हायर टर्नओवर रेशियो लीड्स टू हायर डैश रेशियोज, आपस में रिलेटेड है. हायर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, अगर टर्नओवर रेशियोज का आंसर हाई आता है तो उस कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी नेसेसरली क्या होंगी, हाई ही होंगी.
So let's start with ITR. Very important ratio as well as very interesting ratio, you can say. Let's see. First, ITR, inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio. Why this ratio is being calculated? बनाओ अपने आप line. This ratio is being calculated to check the effectiveness of the concern or the speed of the concern to convert its inventory into sale. साल में कितनी जल्दी आप अपने स्टॉक को बेच लेते हैं, ठीक है? So this is what inventory turnover ratio. First category, inventory turnover. This is turnover ratio, and most of the time I'm repeating it again. We call it ITR. Right? Now we have to make it formula. ध्यान से सुनना. अभी बोला, all these ratios are based upon either on cost of revenue from operation, which we call COGS, or on the basis of sale, which we call revenue from operation. So I will be taking it here, cost of revenue from operation, cost of revenue from operations, or we call it COGS divided by, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो फॉर्मूला में कहीं इन्वेंट्री तो आना चाहिए. We will be dividing it with what? Average inventory. What is the meaning of average inventory? भाई, opening inventory plus closing inventory divided by 2. मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, तो क्या करेंगे? मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, what will you do? Only closing inventory is giving. How will you calculate average inventory? Apply your mind and answer the question. मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं, और मेरे को एक और क्वेश्चन इसमें से निकलता है, इन व्हाट केसेस द कंसर्न विल नॉट हैव द ओपनिंग इन्वेंट्री. एक मिनट पहले आप बोलो. बिल्कुल ठीक है. व्हेन इट विल बी अ न्यू कंसर्न, मींस इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है 2021 में, तो 2021 में ओपनिंग इन्वेंट्री होगी नहीं, क्योंकि पिछले साल तो बिजनेस था ही नहीं, कुछ बचा कहां से होगा. फॉर द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड द बिजनेस ड्यूरिंग द करंट ईयर, देन देयर विल बी नो ओपनिंग इन्वेंट्री. और कोई केस हो सकता है व्हेन देयर विल बी नो ओपनिंग इन्वेंट्री? हाँ, पिछले साल कुछ बचा ही नहीं, वी आर डीलिंग इन फास्ट मूविंग गुड्स, नहीं बचा तो नहीं होगी ओपनिंग इन्वेंट्री. देन आई वाज आस्किंग, if the opening inventory is not being given, then you will do what? Like question में लिखा है 15,000 is the closing inventory. How will you calculate average? यही लिखा सिर्फ closing inventory क्वेश्चन में दे रखी है 15,000. Then how you will calculate this denominator? Anyone? In that case, we will not be dividing it with 2. We will just be dividing it with 15,000. Because single item की कभी average नहीं निकलती. For average, we need 2 or more than 2 items, isn't it? अकेली आइटम की कभी एवरेज सुनी है? Only one child is sitting in the class and only one child appeared for the exam. Will I calculate average? जितने marks obtained है वही average है. You are getting me? So as I don't have the opening inventory in the question, then I will be dividing this cost of revenue from operation with closing inventory itself. In that case, I will not be dividing it with 2, and the answer is going to be in times. इसका आंसर क्या होगा? टाइम्स में होगा. ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसने मीनिंग में क्या लिखा. लेट्स रीड. सो पहली लाइन हमेशा यही लिखता है, ITR establishes the relationship between these two terms. बोलो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री में ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है. इसका आंसर हमेशा किस में होगा? टाइम्स में होगा. नीचे उसने फॉर्मूला लिखा है, फिर एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिखा है. आगे वाले जो ऑल्टरनेटिव वे है ना, जैसे क्वेश्चन में आएगा, आई विल टेल यू. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस पे आ जाओ. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग ITR इज टू डिटरमिन whether investment in stock has been judicious or not. That is, only the required amount is invested in stock. It measures the efficiency of inventory management. It shows the number of times amount invested in inventory is rotated. For example, अगर इसका आंसर 10 times आता है, very high, तो ये रेशियो हमें ये बताएगी साल में 10 बार इन्वेंट्री रोटेट हुई. साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने. मींस एक महीने से थोड़े से ज्यादा दिन लगते हैं और इन्वेंट्री आप नई खरीद के लेके आते हो. क्यों? क्योंकि पुरानी बिक जाती. यू आर कीपिंग योर इन्वेंट्री इन द गोडाउन ओनली फॉर अ मंथ और फ्यू डेज.
ये आप सामान लेके आओ, ये बिक गया। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 टाइम्स है तो मतलब एक महीने में सामान, साल में 12 बार आप सामान लेके आते हो और वो बिक जाता है। हायर द रेशियो, better will be the efficiency of the concern, means it tells us how many times your stock is being rotated into sale. साल में कितनी बार आप इन्वेंट्री खरीद के लेके आते हो और कितनी बार वो बिक जाती है। A high ratio shows more sale, means you are dealing in fast moving goods. ये सामान आप लेके आए और ये बिक गया। A very high turnover ratio shows over trading or it may result in working capital shortage. अगर बहुत ज्यादा हो, like 24 times हो, तो 15-15 दिन के बाद, साल में 24 बार 15-15 दिन के बाद आपको सामान लेके आना पड़ेगा। इट मीन्स कि यू नीड टू ब्लॉक द मनी इनटू इन्वेंट्री। आपको इन्वेंट्री की कभी भी शॉर्टेज नहीं होने देनी। तो ये लाइन आप याद रखना, दैट मीन्स ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? यू बाय अ लॉट ऑफ स्टॉक एवरी मंथ। साल में हर महीने में 2 बार आप सामान खरीद कर लाते हो और वो बिक जाता है। इन दैट केस यू मे फेस वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। वाई वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज? हो सकता है आपके पास कैश की कमी हो, क्योंकि जितना कैश आता है आपको झट से नया स्टॉक खरीदना पड़ता है। So a very high inventory turnover ratio may lead to over trading or may lead to harmful effect, may lead to working capital shortage. तो जरूरत से जितना मतलब बिकता है उतना ही होना चाहिए, ज्यादा आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है स्टॉक को। A very low ratio क्या बोलेगी? A very low turnover ratio means inefficient use of investment in inventory. आप स्टॉक को खरीदे जा रहे हो लेकिन बिक ही नहीं रहा, ठीक है? तो इट इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज नॉट जुडिशियस, यू शुड नॉट इन्वेस्ट मच इन द इन्वेंट्री। उसे बोलेंगे ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री। आप ज्यादा खरीद के लाते हो लेकिन बिकता नहीं है। सो ओनली एन ऑप्टिमम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंश्योर्स। ऑप्टिमम 6 हो सकता है भाई, ऑप्टिमम 10 भी हो सकता है, ऑप्टिमम 12 भी हो सकता है। कम से कम 1 महीने का टाइम तो दो सामान को बिकने के लिए, ठीक है? तो ऑप्टिमम inventory turnover ratio we should always maintain. There is no hard and fast rule, there is no standard rule at all, there is no rule of thumb, there is no ideal ratio. So it may vary from concern to concern but should be treated as an ideal ratio. 66th illustration is very easy. Direct information he is giving. Let's put that information in the formula and calculate its answer. COGS is ब्रैकेट में लिखता है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज आल्सो नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो न्यूमरेटर इज 10 लाख, डिनोमिनेटर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 लाख। 5 लाख को 2 से डिवाइड किया 2.5 लाख। सो इट कम्स टू मी 4 टाइम्स। साल में 4 बार आप नया सामान खरीद के लाते हैं और वो बिक जाता है। लो है, वी कैन इंप्रूव इट, ठीक है? साल में 4 बार मीन्स 3 महीने, बिल्कुल। स्टॉक आपका 3 महीने में 3 महीने गोडाउन में पड़ा रहता है और वो धीरे धीरे बिकता है। अगला भी कर लोगे अपने आप। ये स्टूडेंट्स लिसन टू मी, अदरवाइज तो प्रायोरिटी इज टू बी गिवन टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल नहीं है, देन योर न्यूमरेटर कैन बी रिप्लेस्ड विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो दिस रेशियो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने बोला फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल नहीं है, देन यू विल बी टेकिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज योर न्यूमरेटर। गॉट इट? एनी डाउट टू एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? सेल, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन में यही है, 5 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं निकाल पा रही, ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड किया 2 लाख बना, 2 लाख को 2 से डिवाइड किया 1 लाख बना। सो 5 टाइम्स। So these are very simple examples of your ITR. Rest of the things we will continue in our 4th period. Again, the 4th period we will use for accountancy. We will try that we should at least finish half of the illustration related to ITR. कल का दिन और लगेगा ITR को, because each and every illustration is different from the earlier one. उसके बाद when I see your turnover ratios, trade receivable 3-4 ही हैं, ट्रेड पेबल भी 3-4 ही हैं, वर्किंग कैपिटल की भी 3-4 ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी? 2 या 3 कल का दिन ITR को ही लगेगा, ठीक? देन नेक्स्ट डे वी विल यूज फॉर योर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड टर्नओवर रेशियो, पेबल रेशियो।